आज मैं जो जिंदा हूँ शायद म्यूजिक की वजह से, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बहुत ही नेगेटिव चीज़ें हुई है मेरे लाइफ में। मैं फिर कभी आपके साथ अगर पॉडकास्ट में मैं बैठूंगा तो उससे भी मैं वो करूँगा। नमस्कार, मैं हूं आकाश मौर्य और आप देख रहे हैं न्यूज जंगल पॉडकास्ट का एक नया एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे संगीत की सुरों की। संगीत हमारे जीवन को कैसे प्रेरणा देते हैं, संगीत से हम अपने जीवन में कैसी नई उमंग लाते हैं। ऐसी एक शख्सियत हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं जिनका नाम है राजा चौधरी, जिन्होंने सरकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत होने के बाद भी 47 वर्ष अपने जीवन के संगीत को दिए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार सर, जैसा कि मुझे पता चला कि आप 47 साल से आप म्यूजिक की दुनिया में हैं जी। आप पियानो बजा रहे हैं जी। तो 47 साल, सर आपको नहीं लगता कि 47 साल बहुत ज्यादा है? 47 साल तो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लोग हमने एक लास्ट एपिसोड में हमने जाकिर हुसैन का देखा था, जब उनके एक्सपायर होने के कुछ दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि पूरी ज़िंदगी हमने दे दी संगीत को मगर मैं कुछ नहीं कर पाया। अभी भी मुझे अगर ऊपर वाला मुझे कुछ दिन और अगर ज़िंदा रखें तो मैं शायद अभी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो 47 साल तो मैंने बहुत ही कम दिए, बहुत ही मतलब कम दिए हैं। अभी तक भी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। जब तक मैं मेरी जान में जान रहेगी तब तक मैं म्यूज़िक में ही मैं कुछ ना कुछ करता रहूंगा। सर चलते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में। यस। और ये समझते हैं कि 47 साल पहले यानी जब आपने शुरू किया तो कैसे ये शुरू हुआ, आप क्या करते थे, क्या? देखिए, एक्चुअली क्या है कि संगीत तो मेरे ब्लड में है। मेरी मम्मी वोकल की बहुत बड़ी सिंगर रही थी अपने समय की, और मेरे फादर भी बहुत अच्छा तबला प्ले करते थे। वो कोलकाता से बिलोंग करते थे एंड उन्होंने तबला में रेडियो स्टेशन में बहुत उन्होंने प्रोग्राम्स दिए। ओके। और हाँ जी, और तो शुरू से ही मेरी मम्मी ने मुझे मतलब इंडियन क्लासिकल जो राग है उन्होंने मुझे सिखाया बिठा के, और मेरे पापा ने मुझे तबला मतलब रिदम ताल के बारे में, तो सुर और ताल दोनों मुझे बचपन से ही मुझे मिला। अच्छा। लेकिन अब मेरे मम्मी का कहना ये भी था कि पहले इसको हम आपको सिखा रहे हैं जरूर, मगर आप अपना कैरियर को भी नेग्लेक्ट मत करिए, अपने कैरियर को जरूर बनाइए। तो मैंने अपने कैरियर को भी बहुत सीरियसली लिया और मैं पढ़ने में भी मैं तेज़ था और मैंने इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग करने से ही मेरा जो म्यूजिकल जो कैरियर है वो उस समय शुरू। हालांकि म्यूजिक कैरियर मेरा 1980 से स्टार्ट हो गया था। ओके। मैं गिटार सीखना मैं चालू कर दिया था, तो उसके बाद मेरा हाथ टूट गया था, तो उसके बाद मैं गिटार नहीं बजा पाता था, तो मैं पियानो पे आ गया। तो पियानो मेरे चाचा जी जो हैं वो पियानो प्ले करते थे, और कलकत्ता में एक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था, बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा। उस समय इंडिया क्या वर्ल्ड लेवल में एक बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था, जो लोग सिर्फ अब्रॉड में ही शोज करते थे। तो मेरे चाचा उनके पास लेके गए थे, और लेके जाने के बाद मैं एक्चुअली सीखना चाहता था पियानो, क्योंकि पियानो मेरा बेस इंस्ट्रूमेंट था नहीं, गिटार ही था मेरा। तो वो मुझे लेके गए और वहाँ पे मेरे चाचा ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया था पियानो में। तो उन्होंने हमसे पूछा कि चलो तुम बजाओ कुछ पियानो में, हम देखते हैं कि आपको कितना कुछ आता है। तो मैंने पियानो प्ले किया, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, शायद मैंने बहुत ही गंदा बजाया था। और आज आप पियानिस्ट हैं? और आज मैं पियानिस्ट हूँ। मैंने ग्रेड 8 मैंने रॉयल कॉलेज ऑफ म्यूजिक, रॉयल कॉलेज ऑफ स्कूल जो लंदन में है, वहां से मैंने ग्रेड 8 क्वालिफाई किया। मतलब पियानो ही आपका सबसे खराब था, जो सबसे खराब था वही आपकी ताकत है, वही मेरी ताकत, वही आपकी पहचान है। जी। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि ठीक है 10 साल और सीखो, और सीखने के बाद फिर हमारे पास आना, फिर हम तुम्हें चांस देंगे। अच्छा। तो उससे मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, और लेकिन उस समय मेरे दिल में एक चैलेंज आ गई कि उन्होंने मुझे इस तरीके से बोला। मैंने मतलब उस बात को बुरा नहीं लगा मुझे,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरे दिल में एक चैलेंज आ गया कि नहीं, उन्होंने मुझे ऐसे कहा तो मुझे इसी में कुछ करना है। ये करना है। हाँ। तो मैं फिर स्टार्ट किया मेरी जर्नी वहीं से। फिर मैंने बहुत लोगों से मैंने सीखा। आप शायद जानते होंगे कि विवल सरा, जो कि राज कपूर के उसमें जितने भी पियानो के, अकॉर्डियन के और ऑर्गन के जितने भी पीसेस होते थे, सब विवल सरा बजाते थे। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं विवल सरा के लास्ट मतलब स्टूडेंट में रहा हूँ। और लास्ट स्टूडेंट रहने के बाद उन्होंने मुझे, हालांकि सिर्फ 8 महीने मैं उनसे सीखा। लास्ट स्टूडेंट मतलब उसके बाद ही 8 महीने के बाद वो एक्सपायर हो गए थे वो। हाँ जी, वो एक्सपायर हो गए थे। फिर मेरी जर्नी फिर वहां से चालू हुई। मैंने बहुत लोगों से सीखा। मैं शोभन मुखर्जी, जो उषा उत्तुप के जो मतलब म्यूजिक कंपोजर हैं उषा उत्तुप के, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। सीखने के बाद फिर मेरा जब डिग्री मेरा कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मैं चला आया मुंबई में। सर उसमें तो मुंबई में मैं आया। मुंबई में वहाँ पे एक सहारा स्टूडियो हुआ करता था, जस्ट खुला था। तो वहाँ पे जो साउंड रिकॉर्डिस्ट थे वो उन्होंने मुझे चांस दिया मुझे। उस समय इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, तो मैं वहाँ पे मैं गया। तो म्यूजिक अरेंज, मैं उस समय म्यूजिक, क्योंकि मुझे वेस्टर्न नोटेशन आता था, मैं वेस्टर्न नोटेशन मुझे रीड करना, मुझे लिखना भी आता है मुझे। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे मैंने काम करना शुरू किया। तो वहीं से काम करते करते मुझे काफ़ी स्कोप मिले। मैं लंदन में रहा, मैं यूएस में रहा, और मैं पेरिस में भी मैंने वो किया। आपने गवर्नमेंट जॉब भी, आप क्लास 1 ऑफिसर भी रहे। हाँ, उसके बाद मैंने एक्चुअली मैं यूपीएससी से आया था। ओके। और हाँ, आपने यूपीएससी क्रैक करी हुई है? जी जी, ग्रेट। और उसके बाद मैं 1994 में मैंने ज्वाइन किया। मैंने सर यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। यूपीएससी करने के बाद आपको ऐसा लगा नहीं कि मैंने अब सब कुछ अचीव कर लिया है? मतलब देखिए इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये क्यों करना चाहिए? मैं नहीं, वो उसके पीछे भी एक छोटा सा एक स्टोरी। एक्चुअली मैं बाहर ही था और मेरे मदर को हार्ट अटैक हुआ था, तो उस समय मुझे वापस आना पड़ा। तो म्यूजिक, तो उस समय मुझे सिर्फ मदर को देखना था। और मुझे, क्योंकि मेरे पापा ने कहा कि बेटा अब आपको कहीं जाना नहीं है, आपको यहीं रहना है। तो मैं उस समय मैंने अपनी तैयारी करी, तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आया। और क्या, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आने बड़ा बेमन से मैं आया था, क्योंकि मुझे मजबूरी समझ लीजिए। मतलब किसी का सपना आपकी मजबूरी है। हाँ, क्योंकि मेरा जो पैशन था वो म्यूजिक ही था। मुझे म्यूजिक बहुत मुश्किल से मैंने म्यूजिक को कंटिन्यू किया। वहाँ पे ऑफिस से मीटिंग, इधर उधर जाना और इधर उधर, तो वो काम करने के बावजूद भी मैं मतलब बहुत ज़्यादा मैं म्यूजिक में नहीं कर पाता था, लेकिन तब भी मैं लगा रहा। और मैंने म्यूजिक में फिर मैंने धीरे धीरे कंपोजिशन स्टार्ट करी अपने, और मेरे बहुत एल्बम्स हैं। इवन मैंने मुंबई में भी मैंने स्टूडियो में, मैंने वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में मैंने काफ़ी लोगों के साथ, मैंने म्यूज़िक के काफ़ी लोगों के साथ मैंने वहाँ पे काम किया। अभी अगर मैं बोलने जाऊँगा कि किन के साथ, तो बहुत लंबा हो जाएगा एपिसोड। हाँ। तो इतना वो नहीं है। और मैं सर कुछ ये जानना चाहता हूँ, जैसे एक मैंने आपके बारे में स्टोरी सुनी है जी, कि आप शायद किसी मॉल में एक बार आप पियानो बजा रहे थे। यस। तो उस टाइम पर किसी आपके सीनियर ने आपको देख लिया था, वो क्या हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं? एग्जैक्टली मेरे ऑफिस के एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर थे। अच्छा। और मैं मॉल में मैं प्ले कर रहा था, क्योंकि मेरे लिए म्यूजिक से बढ़ के कुछ नहीं है। मैं म्यूजिक को किस मॉल में प्ले कर रहे थे आप? नहीं बताना चाहेंगे? ये तो नहीं। ओके। लेकिन ये मेरे जो ऑडियंस है सबको मालूम है ओके कि मैं किस ऑडियंस मतलब किस मॉल में मैंने प्ले किया था। और वहाँ पे मतलब दैट वाज माय बैड लक या गुड लक कुछ भी बोलिए, कि सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर मतलब लेफ्टिनेंट कमांडर थे वो। और वो आके उन्होंने पहले तो मुझे पहचान नहीं पाए, फिर मुझे आके मुझसे बोलते हैं, आर यू मिस्टर राजेश चौधरी? तो मैंने कहा यस, राजेश चौधरी। बोले ओके, यू मीट मी टुमारो इन द ऑफिस। तो मैं दूसरे दिन फिर उन्होंने मेरी ऐसी खिंचाई की, लेकिन वही था। बट दैट वाज द डे कि जिस दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैं यहाँ पे रह के मैं म्यूजिक कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे ईगो में कोई हर्ट नहीं होता है, लेकिन मेरे साथ मेरे ऑफिस के कॉलीग्स, उन लोगों का शायद ईगो हर्ट हो रहा था। और इस वजह से मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में क्विट किया सन 2020 में, 2020
20 मैं क्विट किया और उसके बाद मैं फुल फ्लेजेड म्यूजिक में लगा। मैं एल्बम मैं बनाने लगा, कंपोजिशन करने लगा। मैं मेरा अपना चैनल है यूट्यूब में, तो उसके पीछे मैं काम करने लगा। मैं टी सीरीज के साथ मैंने बहुत काम किए मैंने, और मेरे बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं। एक यश हैं, वो इस समय मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में बैकग्राउंड म्यूजिक, बहुत बड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक वो है। अंकित तिवारी, आप लोगों ने सुना होगा, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, सब कुछ है। ही इज वॉट एवर, वो मेरी वजह से आज है और मैंने उसको तैयार किया है। वो मेरा स्टूडेंट है वो, और मुझे अभी भी बहुत मानता है वो मुझे। और अभी भी कोई भी कंपोजिशन करता है मुझको दिखाता है, मुझसे पूछता है, उसके बाद फिर वो उसकी रिकॉर्डिंग में वो तो इस जर्नी में आपको कहीं पर कभी ऐसा लगा कि मैंने ये फैसला गलत लिया, कोई ऐसा गलत फैसला जो आपको लगता है कि और बेटर चीजें कर सकता था, ये फैसला जो अगर मैं नहीं लेता, अगर वहां पर कुछ ऐसा कर लेता? नहीं, ये बात सही है कि अगर मैं शुरू से म्यूजिक में रहता तो शायद मैं बहुत कुछ कर सकता था मैं, क्योंकि मेरा जो स्पैन जो हो गया, जो म्यूजिक में मतलब मैं ठीक से नहीं दे पाया। मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया मैंने, तो वो जो है क्योंकि फुल फेजेस में कहते हैं ना कि दो नाव में कभी भी पैर नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल, आप काम नहीं कर सकते, आप गिरेंगे जरूर। गिरा भी मैं तो, मगर मैं म्यूजिक में उसकी वजह से ही मैं सन 2020 में मैंने क्विट किया और काफी एक्सपेरिमेंट भी किया। मैं आपको एक चीज बताऊं, एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया था कि म्यूजिक एज ए थेरेपी। अच्छा। आप शायद जानते होंगे, आप गूगल कर सकते हैं कि म्यूजिक थेरेपी, कैलिफोर्निया में एक म्यूजिक थेरेपी इंस्टीट्यूट चलता है जी। तो वहां पे सिर्फ म्यूजिक से वहां पे थेरेपी हो रहा है, और बहुत मतलब क्रिटिकल जो डिजीज हैं उसको ठीक हो रहे हैं वहां पे वो लोग। तो अब इतना बड़ा तो मैं म्यूजिशियन नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया अपना, और वो एक्सपेरिमेंट ये था कि मेरे जीवन में दो ऐसे मेरे स्टूडेंट आए। एक मेरे स्टूडेंट, वो एक्चुअली उसका बाय बर्थ ऐसा था कि उसको बोलने में कोई दिक्कत होती थी। अच्छा। मतलब स्पीच में जैसे स्टैम्बिंग वगैरह जो होता है, मतलब बात करते करते थोड़ा सा अटक जाना। तो मैंने उसको, वो एक जगह वो लड़की कहीं मुझे मिली थी, तो मैं उसको बोला कि तुम गाना सीखो, और मैं उसको उस तरीके से मैं गाना सिखाने लगा। और वो मैंने देखा कि काफी कुछ वो मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ उसको। अच्छा। हाँ, और वो अब जहाँ भी जाती है, अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाई, बट शी इज कंटिन्यूइंग, वो अभी भी कंटिन्यू कर रही है। तो उम्मीद है अगर ऊपर वाला अगर सब कुछ सही रहेगा। एक था, और एक और लड़की, एक बच्ची है, वो गिर गई थी बचपन में, ट्रेन में उनके मम्मी पापा मतलब ट्रैवल कर रहे थे, तो वो लोअर बर्थ से नीचे गिर गई थी। अरे, तो उसका ब्रेन में कुछ मतलब दिक्कत हुई थी, न्यूरो प्रॉब्लम। फिर वो लड़की डेवलप नहीं हो पाई। तो पहले तो वो बोल तक नहीं पाती थी, उसके मुंह से मतलब सलाइवा, लार वगैरह गिरना और इस तरीके से। तो मैंने उस लड़की को देखा, मैंने सोचा कि इसको एक बार कोशिश करता हूँ। बहुत दिनों, पूरा 1 साल बीत गया उसको मतलब सुर को उसके कान में डालने के लिए। ओके। फिर 1 साल के बाद मैंने देखा धीरे धीरे उसके गले से आवाज निकलना शुरू हुई। तो हीलिंग, म्यूजिक से हीलिंग होना शुरू हुई। फिर वो धीरे धीरे अब तो ऐसा है कि आप मेरे YouTube चैनल में भी देखेंगे, उस लड़की का मैंने वीडियो डाला भी है मैंने। ओके। तो उससे, और अब वो लड़की काफी कुछ, मतलब पूरा तो नहीं हो सकता है क्योंकि मतलब काफी प्रॉब्लम हो गया है अब। और उसके फादर ने कहा US वगैरह में, UK वगैरह में, जर्मनी वगैरह में सब जगह ले जाके ट्रीटमेंट कराया, लाखों करोड़ों रुपए खर्च। मगर अब कम से कम ये है कि एटलीस्ट शी कैन स्पीक, वो अपनी आइडियाज, अपनी उसकी तकलीफ, उसके दुख सुख सब कुछ वो अपने शेयर कर सकती है वो बोल सकते हैं। तो सर ये जो आपने बताया म्यूजिक हीलिंग वगैरह आपने एक्सपेरिमेंट करें, ये तो मान के चलिए कि जो लोग हैं उनको कुछ ना कुछ ऐसा मिल रहा है। अगर ये यस
आपको क्या मिल रहा है म्यूजिक से ऐसा कि आप इसको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं? म्यूजिक, आप ये समझ लीजिए कि म्यूजिक, आज मैं जो जिंदा हूँ शायद म्यूजिक की वजह से, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बहुत ही नेगेटिव चीज़ें हुई है मेरे लाइफ में। मैं फिर कभी आपके साथ अगर पॉडकास्ट में मैं बैठूंगा तो उस पर भी मैं वो करूँगा, लेकिन मुझे अगर मेरे साथ अगर म्यूज़िक ना होता तो शायद मैं जिंदा नहीं रहता। तो म्यूज़िक ने मुझे बचाया, मुझे लाइफ दिया, मुझे जान बख्शी, और आज मैं रियली मतलब अपने माँ बाप के बाद अगर मैं किसी को मानता हूँ वो मेरा म्यूज़िक से, उसके बाद मैं प्रभु को, ईश्वर को, मैं मेरे मम्मी पापा, देन माय म्यूज़िक एंड देन गॉड, ईश्वर है। तो ये चीज़ है। और तो अभी म्यूजिक को लेके आपका आगे कुछ प्लान है कि आप इसको करते आगे रहेंगे? मेरा बहुत प्लान है। मैंने अभी कुछ मतलब प्रोड्यूसर्स के साथ मेरी बात हुई है, कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है, बात हुई है एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक एंड एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। मैं ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हूँ मैं, और मैंने बहुत बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से हाई लेवल में वो मूवीज़, जो शॉर्ट मूवीज़ जो हैं अभी तक भी आई नहीं है सामने। मतलब आप रिटायरमेंट नहीं लेने वाले म्यूजिक से? मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी सांस तक, मैंने तो इवन, मेरी ये इच्छा है, पता नहीं मेरे मरने के बाद मेरे घर वाले ऐसे करेंगे या नहीं, लेकिन मैंने बोला है अपने घर वालों को कि जब मुझे चीता पे रखा जाए, लकड़ी पे जब मेरे बॉडी को मेरा रखा जाए, तो मेरे पास पियानो है, मेरे पास कीबोर्ड है, मेरे पास सिंथेसाइजर है, तो किसी एक को, पियानो को या किसी को भी मेरे चिता में मेरे साथ उसको रखा जाए। कि मैं तो, हालांकि आई डोंट बिलीव कि मतलब मरने के बाद कौन सी लाइफ है ये नहीं मालूम है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप उसको लेके जाएं। मैं चाहता हूँ कि मैं अगर ऐसा कुछ पॉसिबल हो तो मेरे साथ मेरा पियानो को भी रखा जाए। बस मैं आपका अटैचमेंट ये समझ पा रहा हूँ जो आपने ये बात कही है। जी, तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू। आपसे भी मुझे आपके साथ बातचीत करने में मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे रियली आई एम विल। तो आपने आज सुना सर राजा चौधरी को, इनका YouTube चैनल है पियानो बाय राजा, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। वहां पर ये इन्होंने अपनी कुछ अच्छी क्रिएशंस डाल रखी हैं, और ये 47 साल से लगभग 50 साल से म्यूजिक के साथ रह रहे हैं, अपनी नौकरी, अपने पैसे के साथ रहे। इवन कई बार ऐसा हुआ कि इनके मन में भी ख्याल आया कि मैं ये छोड़ के सब छोड़ छाड़ के सिर्फ म्यूजिक करूंगा। तो म्यूजिक के इस कदर ये दीवाने हैं। आप इनके चैनल को एक बार जरूर ब्राउज करें, और फिर मिलते हैं आपसे एक नए पॉडकास्ट में। धन्यवाद।